ने पहले ही नौकर के सुख सुविधाएं अपने देख लिया था। और कहता है राइटर कि मेरे भाई के पास भी नौकर है, उसकी पत्नियां बहुत शौक शौकान से अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, बहादुर जो है एक छोटा गांव में रहने वाला लड़का था और वहां पर उसके पास कुछ भी नहीं था। वो उसके पिता जो है मृत्यु के प्राप्त हो चुके थे और उसकी माँ थी। माँ जो है उसको हमेशा मारती फटकारती रहती थी, जिसकी वजह से एक दिन जो हुआ कि उसने भैंस को मारा और वो भैंस जो है उसकी माँ के पास पहुंच गया। तो माँ को बहुत गुस्सा आया और उसने बुरी तरह से उसको मारा। और इस प्रकार जो है बहादुर घर छोड़ के चलाता है। ठीक है, तो राइटर को मिलता है। राइटर जो है उसको बहुत प्यार से पहले तो रखने की कोशिश करता है। जो उसका बेटा किशोर होता है उसको गाली गलौज देता है, मारता है, पीटता है, जिसके वजह से जो है बहादुर बहुत ही दुखी हो जाता है। ठीक है, एक बार जो है उसको गंदा गाली देता है किशोर, जिसकी वजह से वो काम करना बंद कर देता है। राइटर यहाँ तक कहता है कि भाई किशोर को हम बड़े लाड प्यार से रखते हैं। ठीक है, हम दूसरे नौकरों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो कहानी है आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और गड़बड़ी हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी बहादुर को नहीं मिलती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटी बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदत ख़राब हो जाती है, महीने खाने से उसकी आदत बिगड़ जाती है। तो इस तरह की बात जो है राइटर को दोबारा से सुनना पड़ा। ठीक है, जो बहादुर है वो बहुत ही अच्छा लड़का होने के नाते उसको पहले बहुत ही सुख सुविधाएं दी जा रही थी। लेकिन एकाएक जो कुछ समय बीत गया उसके बाद सबका व्यवहार जो था धीरे धीरे चेंज होते चला गया। अब निर्मला को भी किसी औरत ने ये समझाया कि अगर उसको रोटी बना के देते हो तुम तो उसकी आदत बिगड़ जाएगी। ठीक है, और वो काम करना छोड़ देगा। वह बात निर्मला को जच गई। ये बात जो है बताई गई वो निर्मला को काफ़ी अच्छी लगी। वो रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वो अपनी रोटी बनाकर चौके से उठ गई। बहादुर का मुंह तर गया। वो चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। यह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटी। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटी सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो उसके इसलिए लग रहा था कि सारे घर के लिए मैंने रोटी बनाई, उसको अलग करके इसके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी हो गई है। समझ जा, रोटी नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। ठीक है, पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा। तो निर्मला का गुस्सा से बुरा हाल हो गया और उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिया। सुअर कहीं के, इसलिए किशोर तुझे मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बस बना रोटी अपना। मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझे रोटी सिखवाती थी। वो रोने लगा, काफ़ी वो भावुक हो गया। मैं तेरी माँ हूँ कि तुझे से जिद कर रहा हूँ? घर के लड़के बराबर बन रहा है तू, मारते मारते मुंह रंग दूंगी। इस तरह से जो निर्मला है अभद्र प्रसार से उसको प्रताड़न किया, पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वो नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा, पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह हंसने लगा। उसने अंगूठियाँ जलाकर अपने फिर से रोटी सेकी। अपनी बनाई रोटी और भद्दी रोटी को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का हाथ खुल गया था। अब निर्मला जो है उसको बार बार मारने लगी, क्योंकि कहते हैं ना, एक बार जब हाथ खुल जाती है, उठ जाती है, तो वो कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो फिर ऐसा ही निर्मला के साथ भी हुआ। वो उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाला अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे। कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते थे। बरसात बीत गई। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता था। मैं बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब घर हो जाएगा तो अपना पैसा लेता जाएगा। पर अब बहादुर से भूले गलतियाँ अधिक होने लगी थी। शायद उसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो गई थी। मैं कभी कभी उसको रोकने लग चाहता था, फिर वह सोच कर चुप लग जाता था कि नौकर चाकर को मार पीटते खाते ही रहते हैं। राइटर का भी विचार यहाँ चेंज हो गया था कि मतलब नौकर चाकर को है जो मारते पीटते रहो तो वो सही काम करते रहेंगे, जो कि गलत है। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए हुए बीवी
बीवी बच्चों के साथ थे। वो अपने किसी खास संबंधी से यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए। घर में बड़ी चहल पहल मच गई थी। मैं बाज़ार से रोहू मछली और देहरादून चावल ले आया। नाश्ते पानी के बाद बातों की जलेबियाँ छनने लगी, पर इसी समय एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उसने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर चली गई और फर्श पर खड़े हुए कागज़ को उठाकर जांच पड़ताल करने लगा। मैंने पूछा, क्या बात है? रिश्तेदार की पत्नी ज़बरदस्त मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोला, क्या बताऊं, 11 रुपया साड़ी के सूट में से निकाल कर यही चारपाई पर रखे थे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। आपको ठीक याद है ना? हाँ हाँ, मुझे खूब अच्छी तरह से याद है। ये रुपये मैंने खूट से बांध कर रखे थे रिक्शे वाले को देने के लिए। खूट खोला ही था, फिर वे रुपये चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपये की मिठाई मंगवा लूँगी और फिर कुछ बच्चों के हाथ पर दे दूँगी। रास्ते में कोई ढंग से दुकान नहीं मिली तो उधर से ही लेता आया। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की नहीं रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा, जरा उससे पूछिए ना, वो उधर आया था। कुछ देर तक वह वहाँ खड़ा रहा, फिर तेज़ी से बाहर चला गया। ये इशारा जो था बहादुर की तरफ वो औरत जो है कर रही थी। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं है, मैंने कहा। राइटर ने कहा कि भाई वो लड़का ऐसा नहीं है कि किसी का पैसा जो है ले ले। यू डू नॉट नो दिस प्लीज़ आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहुत ही और तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूँथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि व प्रसन्नता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला को हाथ में दे दिए। पर किसी की दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्सा में आ गया। फिर मैंने पूछा, बहादुर जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपया उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय होकर उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी नहीं, मैंने तो बता देना ही सही समझा। तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने तुम्हें कहा, फिर तू तेज़ी से बाहर चले गए थे। देखो भैया, सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चे को देने के लिए ये रुपये रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे क्यों भी पैसे नहीं है मेरे पास, वो औरत ने बोला। मैं तो बाहर नमक लेने लगा था। सच बता बहादुर, अगर नहीं बताया तो बहुत पीटूंगा और पुलिस को सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। मैंने नहीं लिया बाबूजी, मैंने नहीं लिया है बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था, काफ़ी दुखी हो गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सांस उलझकर उसके गाल पर चमाटा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखें से आंसू आप गिरने लग गए। यानी बच्चा जो था काफ़ी हताश हो गया था उसके मार सुन के, ठीक है, मार देख के, मार करके। मैंने नहीं लिया, यही बात जो है वो बार बार बोला जा रहा था। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब सी हरकत की। अच्छी छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उसने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसकी दरवाजे की ओर घिसट कर ले गया। पर दरवाजे के पास उसे धीरे से बोला, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें इनाम में 2 रुपये दे दूँगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। उसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींचकर ले गए, जैसे पुलिस को देने की जा रहे थे, लेकिन आगे बढ़कर वे रुक जाते हैं। उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते हैं। अंत में हारकर उन्होंने उसके छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठे हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घंग होते हैं। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा दिए होंगे, ज़मीन में गाड़ दिए होंगे पैसे। मैं तो इन सब के खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़ी होते हैं। चलिए, इतना नुकसान कर लिया तो क्या हुआ। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे भी जड़ दिए। वो नहीं करता रह गया कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डरा मार खाने लग गया। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुदुकारते रहते थे। किशोर तो जैसे उसके जान के पीछे ही पड़ गया था। वो उस दिन से उदास रहने लगा और काम में भी लापरवाही करने लग गया था।
एक दिन मैं दफ्तर से से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़के का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। उंगली अभी जली नहीं थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे, सारा घर जैसे काट रहा था। क्या बात है, मैंने पूछा अपनी पत्नी से। बहादुर भाग गया, मेरी पत्नी ने जवाब दिया। भाग गया? क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, बराबर माताजी किए जा रहा था। दोपहर में मैंने खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गई। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग उसे मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़ा कुछ कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम लिखा ही नहीं है। मैंने पूछा, कुछ लड़के ने ले तो नहीं गया? यही तो अफसोस है, कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते सभी छोड़ गया है। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़ी, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह से पहना उड़ाकर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती, 2-4 रुपये और अधिक दे देती, पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। और वह 11 रुपये, अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देने नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए वह प्रपंच रच रहे थे। उन्हें लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, तो कभी वे गलती से घर की ओर छोड़ जाते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ होड़ रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसे सारे सहन छान मारा, पर वो प्राप्त नहीं हुआ, नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता, उसकी माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच सब ऐसा नौकर कहीं नहीं मिलेगा। कितने आराम दे रहा था वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। अब सभी जो है, किशोर भी, उसकी माँ भी, सभी अफसोस मना रहे हैं कि किशोर भाग गया बिना बताए। ठीक, अगर होता तो मैं उसको मारता तक भी नहीं, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं होती है। निर्मला आंखों पर आंचल रख कर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर मेरा कलेजा जैसे बैठ गया था। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था, अलगनी पर उसकी कुछ कपड़े लगे थे। स्टूल के नीचे वो बूढ़ा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर के जेब में हाथ डालकर उसका सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज़ की नावें। तो इस प्रकार से जो है हमारा यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर ने बहुत ही बात अच्छी बताई है कि हमारे समाज में दिखावा के जो जीवन है वो सब जगह प्रचलित है। आज इंसान जो है दिखावे की ज़िंदगी जीने के लिए वो हर तरह के प्रपंच अपनाते हैं। ठीक है, आज जो है लोग जो है एक दूसरे की बातें सुन के, ठीक है, उसका रिएक्शन लेते हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धिजीवी होने का फ़र्ज़ नहीं निभाते हैं कि प्रत्येक जीव जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो बहादुर लड़का जो उनके पास कम उम्र में भी था, लेकिन फिर भी काम पूरा किया जा रहा था। किशोर उसको कभी भी कुछ नहीं समझता था। किशोर जो था वो अपनी अमीरी का धौम दिखा रहा था। ठीक है, और उसको मारता फटकारता रहता, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसको मारता। ठीक है, और इस प्रकार से जब लेखक ने उसको मारा तो वो काफ़ी उदास हो गया और उसकी उदासी जो था चारों तरफ छा गया और उसको ये लगा कि शायद अब यहाँ पर उसको कोई भी बचाने वाला नहीं है। जब एक दिन सिलवट्टा उससे गलती से टूट गया तो उसने क्या किया, घर छोड़ के चला गया। जाने का रीज़न भी था, यही था कि अगर वो सिलवट्टा टूटा है तो अब जो है निर्मला के साथ साथ उसके जो पति है, लेखक है, वो भी मारेगा, और लड़का मारता था तो मारता ही था। तो उसने कुछ भी नहीं सोचा, नहीं सामान लिया, नहीं कोई वस्तु लिया, और वो वहाँ से चल दिया। कथा वस्तु में जो ये बात बताई गई है, इसमें अमरकांत जी ने बहुत ही आज जो मिडिल क्लास के लोगों की व्यवस्था है उसके बारे में सहज रूप में कहने की कोशिश किया है। इसमें यही है कि मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो आजकल दिखावा का ज़िंदगी बहुत ही पसंद करते हैं। वो अपने चीज़ों से संतुष्ट नहीं रहते हैं, वो दूसरे चीज़ों पे बहुत आकर्षित होते हैं, और यहाँ तक कि वो
वो दूसरे की बातों पे भी जल्दी आ जाती हैं। तो राइटर ने यहाँ पर बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जो यहाँ पर किशोर की व्यवहार है और जो बहादुर का व्यवहार है, वो क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रखा जाता है, मान्यता दी जाती है। और दूसरा क्वेश्चन जो ये बताया जाता है कि किशोर जो आज जो मिडिल क्लास के लोगों में जो भावनाएं हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है। तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और जो चैप्टर है उसका एक बार सारांश बता देता हूँ कि एक छोटा सा लड़का होता है जो कि नेपाल में रहता है, ठीक है। उसके पिता जो है मर चुके होते हैं किसी युद्ध में। उसकी माँ होती है तो वो क्या करता है, अपने गाय भैंस को चराने के लिए चला जाता है और पेड़ों पे कूदता रहता है। एक दिन क्या हुआ कि बहादुर ने अपने गाय को मारा काफ़ी, ठीक है ना। और मारने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि वो जो जीव था वो अब उसकी माँ से बहुत प्यार करता था, वो भागता हुआ माँ के पास चला गया, ठीक है, जो जानवर था। और वहाँ पर जाके उसको माँ को एहसास हो गया कि इसको किशोर ने मारा है, यानी बहादुर ने इसको मारा है। तो वो क्या होता है, भागते हुए चला जाता है और वहाँ पर उसकी माँ जाती है और उसको बहादुर को बहुत मारती है। ये देख के बहादुर क्या करता है, चुप से रात में 2 आने निकाल के वहाँ से घर से भाग जाता है और भाग जाता है बस स्टैंड पे। वहाँ पर लेखक के जो रिश्तेदार होते हैं उससे उसका मुलाकात होता है। तो ये जो है राइटर के पास लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि ये बहादुर है, ठीक है, नेपाल का रहने वाला है, आप इसको रख लीजिए नौकर बना के। तो राइटर को ये एहसास होता है कि नौकर भी आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्योंकि उसने नौकर का जो होता है रुतबा, नौकर का जो होता है आराम, वो सब कुछ उसने अपने भाभीियों को देखा था। और निर्मला भी कई बार जिद कर चुकी थी कि मुझे नौकर चाहिए। तो राइटर को इससे अच्छा कोई अवसर नहीं मिलता कि ये कम उम्र का भी था, जितना मर्जी उसको पैसे भी दे सकता था और अपने घर में रख भी सकता था। तो इस तरह से जो है जब वो बहादुर जो है उसके घर में जाता है तो उसको लोग बहुत ही सम्मान, आदर और बहुत खातिरदारी करते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन धीरे धीरे लोगों में क्या होता है, उनके व्यवहारों में चेंजेस आने लग जाता है। सबसे पहले किशोर के व्यवहारों में चेंजेस आता है। किशोर जो होता है राइटर का बेटा होता है जो काफ़ी घमंडी होता है, ठीक है। वो उसको मारता, फटकारता, गाली देता और अपने सारे काम जो है उससे ही करवाता, फिर भी उसको मारता रहता, ठीक है। धीरे धीरे जब निर्मला को लोगों ने कान भरने स्टार्ट कर दिए तो निर्मला ने उसके लिए खाना बनाने तक भी छोड़ दिया और उसको कहता खुद ही खाना बना, खुद ही खा, और इसे कपड़े धोने के लिए भी कहने लग गई। इस प्रकार से जो था बहादुर काफ़ी उदास हो गया। एक बार क्या हुआ, जब उसके घर में कोई रिश्तेदार आए तो रिश्तेदार ने बहादुर के ऊपर 11 आने चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया, जिसके वजह से राइटर बहुत ही गुस्सा हुआ और उसको 2-4 थप्पड़ भी मार दिया। लेकिन वो पैसा बहादुर ने नहीं चुराया था। ये बाद में ये बात सामने आती है, क्योंकि वो लोग खुद इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनके पास तो कैसे 11 रुपया हो सकता है। लेकिन जब राइटर इसको मारता है तो बहादुर जो है बहुत काफ़ी उदास रहने लग जाता है। और एटलीस्ट वो क्या करता है कि एक बार क्या होता है कि अचानक उससे गलती से सिलवट्टे टूट जाते हैं। तो उसको ये एहसास होता है कि अब जो है उसको तीनों मिल के मारेंगे। इसलिए वो क्या करता है, किसी को बताए बिना अपने सारे सामान, कुछ भी सामान वो लेके अपने साथ नहीं जाता है, चुपचाप वो घर से निकल जाता है। जब वो निकल जाता है तब राइटर को, किशोर को और निर्मला को काफ़ी अफसोस होता है और ये कहता है कि मैं इसके जैसा नौकर कहीं मिलेगा नहीं और न मिलने वाला है। उसने बहुत हमें सुख दिया, फिर भी हमने उसको बहुत मारा। तो बात तो सच्चाई इतनी सी है, जब लोगों के पास जो चीज़ होती है उस चीज़ का कदर नहीं होता है और जो चीज़ उससे छूट जाती है उसको लोग बहुत ही कदर करने लग जाते हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी आपके पास आपके दोस्त पढ़ रहे होंगे इसके बारे में जरूर चैनल के बारे में बताइए। इतना ही आपको करना है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।